हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी साथियों, इसी जोश, इसी जुनून और कभी भी ना हारने वाली मेहनत के साथ फिर से शुरुआत करते। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्टैटिक जीके की क्लास होती है, जो आपके होमगार्ड, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। जो करंट अफेयर से स्टैटिक किस तरह से पूछा जाता है, ये आप सीखोगे। तो अगला 1 घंटा आप लोग सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठना और मस्त पढ़ाई करना। सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। शुरुआत करते हैं। हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में कौन सा पदक जीता है। आईएसएसएफ का अर्थ होता है यहां पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स फेडरेशन। जो अंत जैसे फीफा फुटबॉल की होती है, भाई फीफा नामक संस्था किसकी होती है, फुटबॉल की। वैसे ही जो ये शूटिंग मतलब जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता की सबसे बड़ी संस्था होती है, उसका नाम है आईएसएसएफ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। 1907 में ये संस्था बनी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के म्यूनिक शहर में। आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, जर्मनी के म्यूनिक शहर में। जर्मनी के म्यूनिक शहर में आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर है। इसकी जो ये वर्ल्ड कप फाइनल हुए हैं, इसका पूरा सीजन होता है हर एक साल का, फिर एक लास्ट में फाइनल होता है। तो इसका जो वर्ल्ड कप फाइनल है आईएसएसएफ का, वो कतर, दोहा की राजधानी कतर में आयोजित किया गया। दोहा की राजधानी कतर में अक्टूबर 2025 में, जिसमें पहला स्थान चीन को प्राप्त हुआ। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ, चीन को। दूसरा स्थान भारत को और तीसरा स्थान अमेरिका को। भारत ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, टोटल आप कहोगे 6 मेडल जीते। जिसमें सिमरनप्रीत कौर और सुरुचि सिंह, सिमरनप्रीत कौर और सुरुचि सिंह, इन दोनों ने, याद रखेगा, वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। सिमरनप्रीत कौर बरार ने भी गोल्ड जीता, सुरुचि सिंह ने भी गोल्ड जीता। सिमरनप्रीत ने भी गोल्ड जीता है, सुरुचि सिंह ने भी गोल्ड जीता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 1907 में गठन, जर्मनी के म्यूनिख में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड कप फाइनल आईएसएसएफ का कहां पर हुआ, कतर, दोहा। इसमें पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान अपने भारत का। सिमरनप्रीत और सुरुचि सिंह दोनों ने गोल्ड जीता है। पहले का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत थमी नैनी ने किस पर्वत पर चढ़ाई कर 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियां फतेह करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऐसी संसार की 9 चोटियां जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है, उनको फतह करने वाले ये भारत थमी नैनी, ये पहले भारतीय बने हैं। इन्होंने हाल ही में माउंट चो ओयू की चढ़ाई पूरी की है। इन्होंने कौन से पर्वत की, माउंट चो ओयू। तो अब यहां पर मैं साथी आपको महाद्वीप लिख रहा हूं और आपको उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, हर एक महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी आपको बता के चलनी है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा कि भाई एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। पूछेगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बताइए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लेगा। और साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया है, इसकी सबसे ऊंची जो वाली प्लेट है ऑस्ट्रेलिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट,
8,848.86 मीटर हाइट है, जो विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है। विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है, या ये कह सकते हैं विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। भाई ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गई ना माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अफ्रीका की हो जाती है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहां की है कहोगे सर? अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की हो जाती है एकनगुआ। दक्षिण अफ्रीका की क्या हो जाती है? एकनगुआ। अमेरिका की आ जाती है देनाली। यूरोप की हो जाती है माउंट एलब्रुस। माउंट एलब्रुस। अंटार्कटिका की माउंट विंसन। और यहां की पंकनजाया भी कह देते हैं, पंकनजाया। और कई जगह माउंट कोएसचुकू को भी कहा जाता है। माउंट कोएसचुको कुछ करके नाम है, इसको भी कहा जाता है। तो ये भारत थमी ननी अच्छे से याद रखिएगा। 8,000 मीटर से अधिक इन्होंने 9 चोटियां फतेह की हैं। माउंट चो अयो, ये जो आपको मतलब हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये साथी पूछ लेता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। ये सबसे ऊंची चोटी जो है ये महाद्वीप की पूछ लेता है कि एशिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची क्या जाती है? होगे सर माउंट किलिमंजारो। दक्षिण अफ्रीका की एकनगुआ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की देनाली। यूरोप की माउंट एलब्रुस। अंटार्कटिका की विंसन। और ऑस्ट्रेलिया की पंकनजाया। दूसरे का क्या हो जाता है? चो अयो। भारत कहां विश्व कप की मेजबानी? स्क्वैश विश्व कप। स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहां पर? तो याद रखेगा 2025 में ये स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहां पर है? चेन्नई में। कहां पर है भैया? चेन्नई में। इसी तरह पूछ लेगा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहां पर संपन्न हुए? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ये साथी कहां पर संपन्न हुए? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल सबके सब बताइए, ये कहां पर संपन्न हुए हैं? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम। आईसीसी महिला वनडे, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? किस स्टेडियम में? तो ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है 2025 के, ये राजस्थान के 7 शहरों में, राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित हुए। वही आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल ये डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई में आयोजित किया गया। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई में। तीसरे का डी आपका यहां पर बिल्कुल सही बनेगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 ये कहां आयोजित किया गया था? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखिएगा, जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 है इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। भाई जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो कहोगे सर इसका आयोजन 2025 में मुंबई में किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई में। इसी में सबके सब कुछ चीजों को नोट कीजिएगा। जैसे पूछ लेगा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा इसका आयोजन कोयंबटूर में किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कोयंबटूर में। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? कहोगे सर कोयंबटूर में। और इसी में आपसे पूछ लेगा कि क्षेत्रीय एआई समिट, क्षेत्रीय आर्टिफिशियल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो क्षेत्रीय आर्टिफिशियल समिट का आयोजन ये मेघालय के शिलोंग में किया गया। मेघालय के शिलोंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आयोजन किया गया था। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़ी गई जो टेक कंपनी है
उनसे संबंधित मुंबई में। कहा है इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। यह भी साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय, आप ये कह सकते हैं, इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम 2025 का आयोजन एक सम्मेलन जैसा ही है। इसमें आपको बताओगे अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस, भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है और इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय नदी, भारत की सबसे लंबी नदियों में दो नदियां बताइए। भारत की सबसे लंबी नदियों में, भारत की सबसे लंबी नदियों में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है। भारत की जो सबसे लंबी नदियां हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से यह सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अरे सुल्तान खींच दे मीटर को, बच्चा इतनी मेहनत कर दो कि मां बाप को फक्र महसूस हो। ये 7 बजे 6 बजे उठने की तुम्हारी मेहनत फाइनल मेरिट में तुम्हारा नाम आके चमके। अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को। कब भैया, इंटरनेशनल रिवर एक्शन डे, प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को। यह सती 2008 नवंबर 2008 में, थिंक 9 नवंबर 2008 को, नवंबर 2008 में गंगा नदी जो है हमारी, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो आपसे पूछ लेता है कि भाई गंगा जी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो आप कहोगे सर 4 नवंबर 2008 को। कब भैया, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी, गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा जी, और दूसरी हो जाती है गोदावरी। गोदावरी याद रखिएगा, दो तरीके से भी पूछ लेता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या दक्षिण भारत की सबसे लंबी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर, जबकि गंगा जी की लंबाई 2525 किलोमीटर। पांचवे का उत्तर क्या जाता है, बी आपका बिल्कुल सही है। इंडिया वाटर एंड रिवर फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आपसे कहा है साथी, मीराबाई चानू ने विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, और साथी केवल इन्होंने ही सिल्वर पदक जीता है। इसमें इसमें इन्होंने ही, याद रखिएगा, केवल क्या जीता है, कहोगे सर सिल्वर पदक जीता है। तो सबसे पहले ये जो विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है 2025 में, इसका आयोजन नॉर्वे नामक देश में किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया, यूरोपियन कंट्री नॉर्वे। नॉर्वे का नाम सुना है, नॉर्वे में इसका आयोजन किया गया। नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी हो जाती है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाती है, ओस्लो। इसकी संसद का नाम है स्टॉर्टिंग। इन देशों की संसद भी पूछ ली जाती है पेपर में। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है, नॉर्वेजियन क्रोन करके ये इसकी मुद्रा है। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। अर्धरात्रि के सूर्य का देश, अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी नॉर्वे को कह दिया जाता है। राजधानी ओस्लो, संसद स्टॉर्टिंग, मुद्रा हो जाती है क्रोन। विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन, मीराबाई चानू ने यहां पर रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने इसमें भैया कौन सा पदक जीता है, तो आप कहोगे सर मीराबाई चानू ने इसमें सिल्वर मेडल जीता, रजत पदक जीता है। जबकि आयोजन कहां पर हुआ है, नॉर्वे। जब भी वेट लिफ्टिंग की बात आ जाए तो एक चीज और याद रखिएगा, भारत में एक और महान वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी रही है, भारोत्तोलन भी कहते थे। वेट लिफ्टिंग को भारोत्तोलन मतलब जिसमें वजन उठाने से संबंधित जो खेल होता है। तो साल 2000 के सिडनी ओलंपिक, ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हुए
सिडनी शहर में। तो सिडनी ओलंपिक में प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने साथी कोई भी ओलंपिक मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। और ये राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली भी पहली महिला बनी, राजीव गांधी खेल रत्न। तो ध्यान दीजिएगा, वेट लिफ्टिंग में साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो कौन से खेल से संबंधित थी? इस खेल से, वेट लिफ्टिंग। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने किस वर्ष आयोजित ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, या भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता? तो सबके सब कमेंट करके बताइए। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट करके ये साथी किताब किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान के द्वारा यह किताब लिखी गई है। जो भारत के वर्तमान सीडीएस साहब हैं, जो भारत के वर्तमान सीडीएस साहब हैं, जनरल अनिल चौहान के द्वारा यह किताब लिखी गई है, रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट कि जो हमारी सेनाएं हैं वो रेडी है, इस प्रकार से रेडी, रिलेवेंट, रिसर्जेंट। आपको याद होनी चाहिए, फ्लैश साथी बुक है, बुक का नाम क्या है? फ्लैश। तो इस फ्लैश बुक को अच्छे से याद रखिएगा। 2025 का बुकर प्राइज मिला है। 2025 का बुकर प्राइज किसे मिला? फ्लैश। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डेविड, इसके लेखक है डेविड एस.जे.डे. एलिबाई। तो याद रखिएगा, 2025 का बुकर प्राइज पूछ लेता है, यह किसने? फ्लैश किताब को मिला है, जिसके लेखक कौन है? डेविड। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यह कब मनाया जाता है? तो मैंने यहां पर आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये 3 दिन याद रख लीजिएगा, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रोज तुम अपने लक्ष्य के लिए खड़े हुए। सबसे इंपॉर्टेंट है, रोज आपने अपने लक्ष्य को चुनौती लिया और रोज आपने उस कदर मेहनत की कि मन में यहां से एक आस जगी, हम कामयाब होंगे नहीं होंगे ये बाद में तय होगा। अगर आज तुमने अपने आप को झोंक दिया, सारी कायनात लग जाती है तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। और इसलिए किसी ने कहा है कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा? रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार सभी छोटे भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने गुरु के लिए, अपने सर के लिए जी जान लगा देते हैं बच्चा हर चीज में, इसलिए तुम पे हक भी रखते हैं। इस क्लास के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सबके सब अपने व्हाट्सएप पर। बस यही गुरु दक्षिणाएं तुम्हारी, मेहनत में कमी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। ग्रामीण महिला दिवस, ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेशनल रूरल वीमेन डे। 16 अक्टूबर को हो जाता है खाद्य दिवस, क्योंकि 1945 में एफएओ की स्थापना हुई थी। 17 अक्टूबर को यही साथी गरीबी उन्मूलन दिवस, गरीबी उन्मूलन, और ये बहुत पूछे जाते हैं। 15 अक्टूबर ग्रामीण महिला, 16 अक्टूबर खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन, 15 अक्टूबर ग्रामीण महिला, 16 अक्टूबर खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर ग्रामीण उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, 15 अक्टूबर। यह आपका बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। भारत का सबसे बड़ा एआई हब और डेटा सेंटर कैंपस यह कहां स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा एआई हब, एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है भैया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां कंप्यूटर स्वयं सोच सकता है, जहां कंप्यूटर क्या कर सकता है? स्वयं सोच सकता है, जैसे इंसान सोचते हैं। तो पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक
या फादर किसको कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और यह क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसको कहा जाता है। तो लिखिएगा जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी करके एक अमेरिकी साइंटिस्ट था, एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शब्द दिया था। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शब्द भी दिया था। इन्हीं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का पिता कहा जाता है, जॉन मैककार्थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम के लिख लीजिएगा, यहीं पर साथी रामकृष्ण, यहीं पर रामकृष्ण, यहीं पर रामकृष्ण तट भी है, यहीं पर ऋषि कोंडा तट भी है, यहीं पर याद रखिएगा फेमस ऋषि कोंडा तट भी है। विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर, विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमान का यहां पर साथी हेडक्वार्टर हो जाता है। इसी विशाखापट्टनम में याद रखिएगा सिंहाचलम टेम्पल आ जाता है, सिंहाचलम मंदिर आ जाता है। इसी में कनक भवानी मंदिर आ जाता है। इसी में याद रखिएगा कनक भवानी मंदिर भी कहां पर स्थित है? यह विशाखापट्टनम में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा एआई हब और डेटा सेंटर यह विशाखापट्टनम में। 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, यह इंपॉर्टेंट है। 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसकी थीम क्या थी भैया? इनोवेट टू ट्रांसपोर्ट। थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म करके ये इसकी थीम हो जाती है। अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2025 में 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। 9वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। जबकि इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसकी थीम क्या थी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसी में याद रखिएगा कि दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दूर संचार दिवस। और मोबाइल फोन का आविष्कारक, मोबाइल फोन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जैसे टेलीफोन का तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, तो लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन का आविष्कार ये मार्टिन कूपर के द्वारा। मोबाइल फोन का आविष्कार किसके द्वारा? ये मार्टिन कूपर के द्वारा। भाई मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है? कहोगे सर मार्टिन कूपर ने। जबकि दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 17 मई। और मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था 10वीं काशी। पीएम गति शक्ति एनएमपी यह किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान करके यह योजना 100 लाख करोड़ रुपए के बजट से, 100 लाख करोड़ रुपए के बजट से यह पीएम गति शक्ति योजना 2021 में लॉन्च की गई थी। पीएम गति शक्ति योजना 100 लाख करोड़ के बजट से 2021 में लॉन्च की गई थी। अब इसके डेटा को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया है। इसके नॉन सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री गति शक्ति। पुदुचेरी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 राष्ट्रीय राज्य मार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास ये किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित। तुरंत आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो देखिए भैया ये पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है। पुदुचेरी क्या है? भारत की यूनियन टेरिटरी। ये 1954 में यूनियन टेरिटरी बनी, लेकिन 1962 में
1962 में फ्रांस से आधिकारिक रूप से ट्रांसफर हुआ। आधिकारिक ट्रांसफर, आधिकारिक ट्रांसफर, यह पहले फ्रांस के कब्जे में थी। अब फ्रांस ने छोड़ तो 1954 में दिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से फ्रांस की संसद ने पुदुचेरी को कब छोड़ा कहोगे सर? 1962 में। 1962। इसमें विधानसभा की 33 सीटें, लोकसभा की भी 1 सीट है और राज्यसभा की भी, याद रखेगा, पुदुचेरी में 1 सीट है। 1 सीट। इसमें 4 जिले हो जाते हैं। माहे हो जाता है साथी, एक पुदुचेरी हो जाता है, एक साथी कराईकल हो जाता है और एक यनम हो जाता है। एक क्या हो जाता है? यनम। एक इसमें से आंध्र प्रदेश में और 2 हो जाते हैं तमिलनाडु में। तो ध्यान देना, नितिन गडकरी ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने ही इन योजनाओं का शिलान्यास किया है। 12 का उत्तर क्या जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही है। तो विधानसभा की 33, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1, माहे, पुदुचेरी, कराईकल, यनम, ये 4 इसके जिले जो 3 अलग अलग राज्यों में मिलते हैं। माहे केरल से घिरा हुआ, एक साथ इसमें से आंध्र प्रदेश और 2 घिरे हुए हैं तमिलनाडु से। भारत का पहला सार्वजनिक कल्याण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां शुरू किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये साथी कहां पर शुरू किया गया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पर? सार्वजनिक कल्याण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ध्यान दीजिएगा, विशाखापट्टनम। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनेगा। यहीं पर भारत का क्या बनेगा? सबसे बड़ा एआई हब। यह हम पहले कर चुके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसको कहा जाता है? एआई का फादर या एआई का जनक? अपने हाथ से कमेंट में लिखकर बताइए, एआई का फादर या एआई का जनक किसको कहा जाता है? तो जॉन मैककार्थी करके, जॉन मैककार्थी करके व्यक्ति, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक, जिसको एआई का जनक कहा जाता है, जिसको एआई का जनक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अष्ट्र हिंद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ? अष्ट्र हिंद। कल जल्दी में साथी मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश लिख गया था। मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य होती है, भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, और एक इसमें हो जाती है समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में होती है। भारत तथा इंडोनेशिया। एक साथी ये एक्वेरिन है, एक्वेरिन। एक्वेरिन भारत एवं मालदीव के बीच में, एक्वेरिन भारत तथा मालदीव के बीच में। एक्वेरिन किसके बीच में होती है? इसी प्रकार सूर्य किरण पूछ लेता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास ये किस किस के बीच में? ये भारत तथा नेपाल के बीच में, भारत तथा नेपाल के बीच में। अष्ट्र हिंद ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। 2025 की एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। कौन सा देश मातृ से शिशु में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस देश ने क्या अचीवमेंट की है, क्या उपलब्धि हासिल की है कि जो माता से बच्चे में, शिशु में गर्भ धारण के दौरान या बच्चे को जन्म देने के दौरान जो 3 बीमारी ट्रांसफर होती थी, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इन तीनों के संक्रमण को रोक दिया है। ये एचआईवी,
और हेपेटाइटिस भी तो वायरस के कारण, जबकि सिफिलिस बीमारी जो है ये जीवाणु के कारण होती है। पूछ लेता आपसे कि भाई जो सिफिलिस बीमारी है ये किसके कारण होती है, तो कहोगे सर सिफिलिस की जो बीमारी है ये जीवाणु के कारण होती है। ये मालदीव ने उपलब्धि हासिल की है। किसने? मालदीव ने। मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? माले। मालदीव की राजधानी माले, जबकि रुपया इसकी मुद्रा है। मालदीव की मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। और मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? माले। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य मालदीव बनाए। 181वां सदस्य भी कौन बनाए? मालदीव। और यहीं पर याद रखिएगा, जो 8 डिग्री चैनल होता है, कौन सा भैया? 8 डिग्री चैनल, ये भारत के मिनिकॉय द्वीप को, भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत और मालदीव के बीच, या भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 15 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। तो जो राष्ट्रमंडल करके है, ये ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे थे भूतकाल में, 1949 में ऐसे देशों का एक समूह बना जिसमें वर्तमान में 56 देश है। जिसमें वर्तमान में कितने देश है? 56। इसमें अपनी मर्जी से देश इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इससे बाहर हो सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये लंदन में। कहां पर है? लंदन। तो राष्ट्रमंडल का गठन कब हुआ? 1949। इसमें देश कितने? 56। हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। तो इन देशों के 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, जो इनकी संसद है, उसका एक सम्मेलन बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन में आयोजित हुआ। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन में, जबकि बारबाडोस की मुद्रा क्या जाती है? डॉलर इसकी मुद्रा है। तो ब्रिज टाउन याद रखिएगा, यहां पर 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। इसी प्रकार आपसे पूछेगा 19वां नेम समिट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो ये युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ था। ये साथी युगांडा के कंपाला में। यहां पर 68वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में। कितने देश है राष्ट्रमंडल में? 56। कब बना? 1949। इसी प्रकार आपको देश, राजधानी, मुद्रा, दिन, दिवस, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगठन और जो भी शहर आएगा उसके बारे में महत्वपूर्ण और रोज सुबह 7 बजे का हुंकार भर दिया कीजिए कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सबके सब साथी खींचकर एक बार, साथियों ये जब मैं तुमसे कहता हूं ना, हौसला आता है मेरे अंदर भी कुछ कर गुजरने का जुनून सवार होता है, मेहनत की जाती है फिर कंटेंट पर। एक बार सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी चलाते हो, सबके सब शेयर कर दीजिए। 5000 का लक्ष्य रखा था और तुम्हारे साथ उसको प्राप्त ना करें, तुम्हारे हर एक लक्ष्य को प्राप्त कराएंगे। तुम्हें साथी हर एक लक्ष्य को प्राप्त करना होगा मेहनत से। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला वेरिएबल पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ साझेदारी की है? वेरिएबल पेमेंट इकोसिस्टम का मतलब है कि जैसे घड़ी है या कोई चश्मा है, उससे सीधे यूपीआई पेमेंट हो जाए रुपे कार्ड से, रुपे नेटवर्क से। तो ध्यान देना, देखिए साथी, पेमेंट एवं सेटलमेंट, 5-6 चीजें लिखवा रहा हूं। पेमेंट एवं सेटलमेंट एक्ट करके है एक, 2007 में आया। यह कानून है जिसने ऑनलाइन पेमेंट को कानूनी मान्यता दी है। इसी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करके कंपनी का गठन हुआ। भारतीय
राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करके नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जिसे शॉर्ट में एनपीसीआई कहते हैं, इसका गठन हुआ साल 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसने साथ ही 2012 में रुपए को लॉन्च किया, 2012 में 2016 अप्रैल में यूपीआई को लॉन्च किया। यूपीआई की फुल फॉर्म बताइए? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस करके। अब इसने साथी ये म्यूज वेरिएबल करके है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूज वेरिएबल्स के साथ मिलकर इसने पहला वेरिएबल पेमेंट इकोसिस्टम के लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। तो पेमेंट सेटलमेंट अधिनियम कब आया? 2007। एनपीसीआई 2008 का गठन, मुंबई में हेडक्वार्टर। रुपए को कब लॉन्च किया गया था? 2012। जबकि 11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को लॉन्च किया गया। 17 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच, याद रखिएगा, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। भाई इसका पुराना नाम क्या था? 500 800 दूर है, कल बिल्कुल थोड़ा सा टच करके पीछे हट गए थे। थोड़ा मतलब मन करता है कुछ कर गुजरने का। 18 का उत्तर सी। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड दिवस भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से दो चीजें क्लियर होंगी। एक साथी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको शॉर्ट में आईएसओ कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन भी इसको कहा जाता है। आईएसओ का नाम सुना है कि ये चीज तो आईएसओ से मान्यता प्राप्त है, आईएसओ सर्टिफाइड है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन यहीं पर साथ साथ याद करते चलना। और एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं याद करने का, जैसे जब मैं किसी चीज को बोलूं वैसे तुम लोग उससे अपने मन में दोहराओ। जैसे मैं यहां पर जो बोल रहा हूं उन्हीं शब्दों को वैसे के वैसे अपने मन में 2 से 3 बार दोहराओ। और अगर तुम क्लास को याद ना करके जाओ, बता देना। 1947 में इसका गठन हुआ। यह वर्ष में इसकी स्थापना का बताता हूं, जबकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। आपसे पूछ लेगा कि भाई आईएसओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कह देते, या इसको साथी आईएसओ। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। बना कब? 1947। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को। इसी प्रकार भारत में भी एक संस्था है जिसको बीआईएस कहते हैं, हॉल मार्किंग करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना 1986 में हुई, उपभोक्ता मंत्रालय के तहत काम करती है। यह संस्था उपभोक्ता मंत्रालय के तहत, बीआईएस 1986। अक्टूबर 2025 में कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं? अक्टूबर 2025 में तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए यह साथी एक मिशन भी लॉन्च किया है। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन भी लॉन्च किया है। दाल, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई खरीफ ऋतु की कुछ दाल बताइए, रबी सीजन की कुछ दाल बताइए जो रबी ऋतु में दाल उगाई जाती है, और कुछ दाल साथी आप जायद ऋतु की भी बताइए, जायद ऋतु की भी बताइए। कुछ दालें आपको जायद ऋतु की भी पूछ लेगा कि जायद ऋतु में कौन कौन सी दाल उगाई जाती हैं। जायद ऋतु में ये कौन कौन सी साथी दाल उगाई जाती हैं। तो देख लीजिए, अगर हम लोग कुछ मेन मेन कहें तो खरीफ में अरहर, अरहर को तूर दाल भी कह देते हैं। अरहर को तूर, उड़द की जो दाल होती है, मूंग की जो दाल होती है, मूंग की दाल। रबी सीजन में चना, जिसे ग्राम कह देते हैं,
ये भी साथी पल्सेस में आता है। इसी प्रकार जो मटर होता है ये भी पल्सेस में आता है। मटर, लेंटिल, लेंटिल। और जायद में मूंग जो होती है, मूंग याद रखिएगा ये जायद में भी होती है। और साथी मूंग को खरीफ ऋतु में भी, उड़द मूंग जो होती है इनको जायद में भी उगाया जा सकता है, इनको खरीफ ऋतु में भी उगाया जा सकता है, इनको खरीफ ऋतु में भी उगाया जा सकता है। तो ये 2031 तक का मिशन है, 2031 तक का, जिसमें भारत दाल इत्यादि में आत्मनिर्भर होना चाहता है। ये DDKY तो पुरानी है, पर दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। दालों में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जो शाकाहारी हैं उनमें दाल से प्रोटीन मिलता है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक और बात, दलहन शोध संस्थान कहां पर है? दलहन, दालों के ऊपर शोध संस्थान, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में। दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहोगे सर उत्तर प्रदेश के कानपुर में। भारत में दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड, यह किस प्रकार का? फ्लिपकार्ट ने एक भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। तो कहोगे सर यह एक प्रीपेड ट्रांजिट कार्ड है। प्रीपेड ट्रांजिट कार्ड का मतलब है मेट्रो आदि की यात्रा करने के लिए यह फ्लिपकार्ट का एक प्रकार से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस शहर ने ट्रैफिक चालान भुगतान हेतु भारत का पहला QR आधारित कियोस्क शुरू किया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। QR का आविष्कारक, QR कोड जिसको हम लोग कह देते हैं, इसका आविष्कारक कौन था? इसका आविष्कार किसने किया है? और इसी में आपसे बार कोड का आविष्कारक पूछ लेगा। जो सामान पर बार कोड होता है ना, बार कोड, आपसे बार कोड का आविष्कारक पूछ लेगा कि भाई बार कोड का आविष्कार किसने किया है। और ये क्वेश्चन पेपर में भर भर के आते हैं। भाई ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं? कहोगे बड़े भैया जी ये क्वेश्चन तो पेपर में भर भर के आते हैं। QR कोड का आविष्कारक आपसे पूछ लेगा QR कोड किसने आविष्कार किया, और पूछ लेगा भैया बार कोड का आविष्कार किसने किया। तो देखिए मासाहिरो हारा करके एक व्यक्ति था। कौन? मासाहिरो हारा, जापान का इंजीनियर था मासाहिरो हारा। तो आप कैसे याद करोगे? मासाहिरो हारा, मासाहिरो हारा, ऐसे करके याद रखेगा। क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। QR कोड का आविष्कारक मासाहिरो हारा, जबकि बार कोड के 2 आविष्कारक थे। एक का नाम था नॉर्मन वुडलैंड, नॉर्मन वुडलैंड, और दूसरे का नाम था बर्नार्ड सिल्वर, बर्नार्ड सिल्वर, ये दूसरे का नाम था बर्नार्ड सिल्वर। तो गुरुग्राम हरियाणा की ट्रैफिक पुलिस ने यह भुगतान हेतु देश का पहला QR आधारित, आप ये कह सकते हो, एक कियोस्क शुरू किया है। QR आधारित क्या शुरू किया है सर? कियोस्क शुरू किया है। ट्रैफिक चालान के भुगतान हेतु भारत का पहला QR आधारित कियोस्क गुरुग्राम ने। तो यहीं पर QR का देख लेना, QR का आविष्कार किसने किया? मासाहिरो हारा, मासाहिरो हारा। जबकि बार कोड का ये नॉर्मन वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, नॉर्मन वुडलैंड। 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का स्वर्जिस रिक्सबैंक पुरस्कार, यह किसे प्रदान किया गया? देखिए जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिए जाते हैं। पहली बार 1901 से 5 कैटेगरी में। उस समय कितनी कैटेगरी थी? 5 कैटेगरी। 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का गठन हुआ। अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज की स्थापना हुई है। और यह पहली बार कब दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज पहली बार 1969 में। पहली बार कब दिया गया? 1969 में।
अभी तक एक भारतीय अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। एक भारतीय को यह सती प्राइज मिल चुका है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिल चुका है। कौन सा अर्थशास्त्र के लिए कहोगे सर? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। 2025 का जोएल मोकेयर, फिलिप एगियन और पीटर हाविट। तो जोएल, फिलिप और पीटर कैसे याद करोगे? जोएल, फिलिप और पीटर, जोएल, फिलिप और पीटर, जोएल, फिलिप और पीटर। तो इसका उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के ब्लू फ्लैग समुद्र तटों में से कौन सा रत्नागिरी जिले में है? तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला है। ब्लू फ्लैग मतलब ये 33 पैमाने पर खरे उतरने वाले समुद्र तट हैं। 33 पैमाने पर खरे उतरने वाले हैं। इसको डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम होता है FEE। यह संस्था ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देती है, जिसमें गुहागर और लाड़घर करके जो हैं ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 5 समुद्र तटों को अक्टूबर में यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। देती कौन है? डेनमार्क की संस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? मिशन दृष्टि के नाम से पृथ्वी का अवलोकन, मौसम आदि का अवलोकन करने वाला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर। तो याद रखिएगा, यह गैलेक्स आई स्पेस करके कंपनी है। गैलेक्स आई स्पेस करके कंपनी है जिसने यह मिशन दृष्टि लॉन्च किया है। पूरा मत लिखा कीजिए, केवल वन लाइनर में लिख दिया कीजिए। एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए बच्चा मैं इसकी आपको हैंड रिटन फाइल भी उपलब्ध कराता हूं। और सुनो, आज की क्लास, कल की क्लास साथी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने कल की सुबह 7 बजे का लिंक भी लगवा रखा है। कल कम से कम 3 घंटे की मैराथन है और कम से कम 3 से 4 महीने का बहुत तगड़ा करंट अफेयर और करंट अफेयर आधारित स्ट्रेटेजी के का पूरा निचोड़ करेंगे। तो भागना मत। कल कितने बजे समय से आ जाना है? बिल्कुल, आगे बढ़ते। 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस स्थान पर? 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन यह साथी कहां पर किया गया? 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन यह कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एशियन एक्वाटिक्स अहमदाबाद 2017 से यूनेस्को का विश्व विरासत शहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या ये कह सकते हो विश्व विरासत शहर है। 11वीं एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन यह वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में किया गया। कहा श्रद्धांजलि योजना अक्टूबर में किस राज्य ने लॉन्च की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रद्धांजलि नाम से यह योजना किसने लॉन्च की है? विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6। लोकसभा की 100, लोकसभा की 14, राज्यसभा की याद रखिएगा, कहोगे सर 7 सीट, 6 नहीं 7, और लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 सीट, विधानसभा की 126। ये असम के द्वारा, कि जैसे असम के किसी व्यक्ति की देहांत किसी दूसरे राज्य कहीं और पर हो गया तो उनके मृत शरीर को वापस अपने घर पर लाने के लिए यह श्रद्धांजलि योजना असम सरकार की योजना है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल बंदरगाह हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह, जिसको साथी कांडला बंदरगाह भी कहा जाता था। इसके पहले नाम क्या था? कांडला बंदरगाह। यह भारत का पहला सेज था, भारत का पहला सेज। 1965 में पूछेगा आपसे कि भारत का पहला सेज कहां पर स्थापित किया गया था?
सेज का अर्थ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहते थे। तो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यह कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। यह गुजरात में स्थित है। 2025 की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब यह किसने जीता है? तो राजपुताना रॉयल्स ने। यह जो साथी भारत में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होती है ना क्रिकेट की, वैसे ही आर्चरी की प्रीमियर लीग का खिताब राजपुताना रॉयल्स टीम ने जीता। टोटल 6 टीम थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह किस लेखक को दिया गया? 2025 का साहित्य का नोबेल तो लास्जिलो क्रास्नहोकोई कुछ करके नाम था। आप साथी लास्जिलो करके याद रखिएगा। अब किसका नाम याद रखिएगा? लास्जिलो करके एक व्यक्ति है। आपसे पूछेगा किस देश के हैं, तो ये हंगरी के हैं। किस देश के भैया? यूरोपियन देश है हंगरी। हंगरी के रहने वाले हैं लास्जिलो क्रास्नहोकोई। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का एम्बेसडर यह किसे नियुक्त किया गया है? ईपीएल, जिसको इंग्लिश प्रीमियर लीग भी कहते हैं, तो संजू सैमसन। ये 2-3 क्वेश्चन और है वन लाइनर। एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन। एक नए वाणिज्यिक दूतावास, भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन यह चीन के शंघाई में किया गया है। यह याद रखेगा, चीन के शंघाई शहर में। पूछा है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से। तो हुंडई कंपनी के एमडी सीईओ यह भारत में किसको नियुक्त किया गया है? यह भारत में भैया किसको नियुक्त किया गया है? याद रखेगा, तरुण गर्ग को। फिक्की यह संस्था है व्यापारियों की, 1927 में बनी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 2025-26 के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत गोयन का। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने? अनंत गोयन का। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करके यह फिक्की की फुल फॉर्म हो जाती है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य यह रूस बनाए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी स्थापना 2023 में की गई भारत के द्वारा। जो बिल्ली की फैमिली की 7 प्रजातियां उनको बचाने के लिए। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। 2026 में इसका समिट भी याद रखिएगा, इसका समिट नई दिल्ली में आयोजित होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2026 में इसका समिट आयोजन होगा। तब साथी कुछ रिवीजन के लिए करा देता हूं, लास्ट के जो 20-25 क्वेश्चन कराता हूं इन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। आईएसओ कब बना? बीआईएस कब बना? आईएसएसएफ कब बना है? आईएसएसएफ साथी कब बना है? ये अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था है जिनके बारे में आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था कुछ। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? कितने देश है? फिक्की की स्थापना कब हुई है? फिक्की की स्थापना कब हुई है? ग्रामीण महिला दिवस बताइए। ग्रामीण महिला दिवस। मानक दिवस बताइए कब मनाया जाता है? मानक दिवस। इसी में विश्व खाद्य दिवस बताइए। इसी में साथी विश्व खाद्य दिवस बताइए कि भाई विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ये लास्ट में जब आप पढ़ लेते हो तो ये बहुत तगड़ा सा रिवीजन हो जाता है। और कल 7 बजे से 1 मिनट भी लेट मत करना। कल 7 बजे से बहुत तगड़ा सिस्टम होगा कल। फिर आ जाता है आपसे करीबी उन्मूलन दिवस पूछेगा। करीबी उन्मूलन दिवस पूछेगा। कुछ देश राजधानी करिए, जैसे बारबाडोस की राजधानी पूछ लेगा। बारबाडोस की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी पूछ लेगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी पूछ लेगा। मालदीव की राजधानी बताइए क्या है? मालदीव की राजधानी बताइए साथी कहां पर है? ऋषिकोंडा समुद्र तट। यह कहां पर पड़ता है? ऋषिकोंडा समुद्र तट यह कहां का प्रसिद्ध समुद्र तट है? ऋषिकोंडा समुद्र तट यह भारत में कहां का? भारत का पहला सेज बताइए। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र
यह कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र। असम में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीट बताइए। लोकसभा राज्यसभा। तूर दाल कौन सी दाल होती है? तूर दाल ये कौन सी दाल है? आपको ये भी बताना है। तूर दाल ये कौन सी दाल है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तूर की दाल खाइए, तो जो तूर की दाल है, आपके बताना चना ये कौन से मौसम की फसल है? भारत में चना ये कौन से मौसम की फसल है? दलहन शोध संस्थान कहां पर है? दालों के ऊपर रिसर्च करने के लिए यह शोध संस्थान कहां पर स्थित है? दालों के ऊपर। आपसे पूछा है एआई का जनक किसको कहा जाता है? क्यूआर कोड का आविष्कारक कौन है? क्यूआर कोड का आविष्कारक कौन है? बार कोड का आविष्कारक बताइए। जो साथी सामान पर बार कोड होता है, इसका आविष्कारक बताइए। क्यूआर कोड का आविष्कारक, बार कोड का आविष्कारक, क्यूआर कोड और बार कोड का आविष्कारक भी आपको बताना है। क्यूआर कोड और बार कोड का मोबाइल फोन का आविष्कारक बताइए। मोबाइल फोन का आविष्कारक, मोबाइल फोन का आविष्कारक भी आपको बताना है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? इसी में आपको बताना है भारत की पहली महिला, भारत की प्रथम महिला जिन्हें ओलंपिक में कुछ मिला। भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। दूर संचार दिवस कब होता है? दूर संचार दिवस। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी बताइए कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। आईएसओ 1947 जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। पीआईएस 1986, आईएसएसएफ 1907 जर्मनी के म्यूनिख में हेडक्वार्टर है। राष्ट्रमंडल 1949 56 देश है, लंदन इसका हेडक्वार्टर है। फिक्की 1927 नई दिल्ली हेडक्वार्टर। ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, मानकीकरण 14 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, गरीबी उन्मूलन 17 अक्टूबर। ध्यान दीजिए, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। माले हो जाती है मालदीव की राजधानी। आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा तट है। प्रथम सेज 1965 में कांडला। दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात। विधानसभा 126 14 7। लोकसभा राज्यसभा। अरहर की दाल को कहते हैं जो कि खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। चना भारत में रबी की फसल होती है। दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? कानपुर। एआई के जनक जॉन मैककार्थी। क्यूआर मासा हीरो हारा। बारकोड एक हो जाते साथी इसमें जोसफ या न्यू लैंड वुडलैंड कुछ करके नाम हो जाता है, और बर्नार्ड सिल्वर करके। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर। प्रथम महिला थी भारत की कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में। 17 मई को दूरसंचार दिवस। और माउंट एकनगुआ जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एकनगुआ। अब सब लास्ट ये क्वेश्चन बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नदी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो अब सबसे पहले सुनिए, जिस भी साथी ने एग्जाम्पल को अभी तक साथी सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी नए हैं यहां पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए होता है तुमसे, कोई मेरी उतनी तुमसे वो नहीं होती। फिर से सुन लीजिए, ग्रुप डी की साथी नई भर्ती आ गई है। ग्रुप डी की मात्र 10th पास 2025 की जो वैकेंसी है, 22,000 वैकेंसी, इसके फॉर्म कभी भी भरने शुरू हो सकते हैं। रेलवे का नया कैलेंडर भी आ गया है। तो अगर कोई आपका साथी आस पड़ोस तैयारी कर रहा हो तो उसको बताने कि एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से करे। जो साथी अभी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पर, एक बार दिल दे के बता दो। और यहां पर एक लिंक लगा हुआ है, ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है। ये कल सुबह 7 बजे एक पूरा निचोड़ लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर का। 100-125 क्वेश्चन है, 2-2.5-3 घंटे में खिंचवा दूंगा। लेकिन जो आपकी एक तैयारी होगी, जो आपकी पकड़ बनेगी, और होमगार्ड, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई कांस्टेबल, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, ये क्लास सबके लिए। कितने बजे? सुबह 7 बजे। तो सबके सब साथी यहां से इस लिंक पर क्लिक करके इसको लाइक करके जरूर जाना, और सुबह 7 बजे से ऐसे जम जाना जैसे तुम्हें किसी ने मूर्ति बना दिया हो। बाकी कमेंट करके जरूर बताना बच्चा क्लास कैसी लगी। आज 10 बजे वाली अपनी
जो साथी उसकी क्लास से होमगार्ड में राजस्व वाली, उससे आगे बढ़ाएंगे, एक बार फिर से शुरुआत से उसको खींचने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग क्लास कैसी लगी सबके सब कमेंट किया करो। मैं पढ़ता हूं जब ये वीडियो एंड हो जाती है लाइव, उसके बाद में जो कमेंट होती हैं, और विशेष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं भर भर के। और रोज सुबह 7 बजे, एक दिन की लड़ाई नहीं है ये, एक दिन आए दूसरे दिन सो गए, रोज आओगे। जब धीरे 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 ये जितना स्ट्रेटेजी के, ये 10 बार आपके सामने आएगा, 10 बार। तो क्लास कैसे लगी कमेंट का वेट करूंगा। सबके सब साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस क्लास को अपने अपने व्हाट्सएप पर लगाकर गुरु दक्षिणा दे देना। मैं अंगूठा नहीं मांग रहा, केवल उसी अंगूठे से शेयर कर देना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू साथी, धन्यवाद। पीडीएफ एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलता है, जो एप्लीकेशन वाले बच्चे तुरंत चले जाइए। बाकी यहां पर अब यूपी कांस्टेबल अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसा इत्यादि बहुत सारी अलग अलग क्लास होती है, जैसे यूपी कांस्टेबल की अपने विपुल सर की बहुत ही बढ़िया क्लास है। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को लिया कीजिए, ऐसा इत्यादि की। ठीक है भैया, चलिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।